हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड इसे पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़कर हम भारत की संस्कृति, कौन कौन से ऐसी जगह हैं जो पर्यटन स्थल हैं, विख्यात पर्यटन स्थल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी को अपने भारत के बारे में, वहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इससे हम कुछ पर्यटन स्थलों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। मुख्यतः 10 पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इनकी सभ्यता है, क्या क्या कल्चर है, संस्कृति है, खान पान, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, क्या वहाँ का फेमस है, इस तरीके से। तो ये चैप्टर को आप ज़रूर देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े, जनरल नॉलेज भी बढ़े। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। पर्यावरण, पर्यटन मानव, प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है। तो पर्यावरण जो है, पर्यटन, जगह जगह पर घूमकर पर्यटन करना, घूमना, ये क्या चीज़ को जोड़ता है, किन लोगों को जोड़ता है। तो जो लोग पर्यटन करते हैं वो जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ के लोगों से, उस जगह के नेचर, उस जगह की प्रकृति से, वहाँ का कैसा कल्चर है, उसकी कैसी संस्कृति है, वहाँ का खान पान क्या है, इन सभी चीज़ों से लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं। और पूर्वांतर, पूर्वांतर कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्व उत्तर के बीच में आता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, ये सारे ऐसे स्थान हैं जो पूर्वांतर में आते हैं। तो पूर्वांतर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक लोगों को आकर्षित करने के लिए इनमें अपार क्षमता है। ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इतना सुंदर है। पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया। इसका शुरुआत किसने किया था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए थे। सबसे पहले 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पर्यावरण पर्यटन का शुरुआत किया और इस उद्देश्य से इन्होंने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। जियो पार्क क्या होता है? जियो पार्क को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अनेक भौगोलिक दायरे वाले स्थल मौजूद है। भौगोलिक दायरे, भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफिकल क्षेत्र, एरिया, वैसे स्थान को रखा गया है। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले, दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं रखी जाती है या तो जीव जंतु होते हैं वहाँ पे। तो ऐसी स्थलों में, कैसी जियो पार्क में बहुत कम पाए जाने वाले, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई जीव जंतु हो, उन्हें वहाँ रखा जाता है। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है। विविधताओं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग। तो ये एक देश में कितने कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये विविधताओं से भरा पड़ा है। चाहे इसकी संस्कृति हो, खान पान हो, तो ये अपने आप में एक अद्भुत है जो हमें देखना चाहिए जब ये कोरोना ठीक हो जाएगा। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन यानी उसकी वृद्धि के लिए हेतु ठोस सरकारी प्रयासों परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। इन विविधताओं को हम, आर्थिक पहलुओं को
इकोनॉमिकली भी इसको हम देखते हैं कि लोगों की इसके ज़रिए कमाई होती है। कैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो ये आर्थिक रूप से भी लोगों का कमाई का ज़रिया है। यहाँ के हम शिल्प, जो पत्थरों से बने कलाकारियाँ हैं, इन सभी क्षेत्रों के वृद्धि के लिए सरकारी प्रयासों पर का परिणाम भी हम देखते हैं कि जगह जगह हर एक पर्यटन स्थल को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास करने केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। अपने गांवों से, उनकी संस्कृति से, जहाँ भी पर्यटन स्थल है, तो ये जितना ज़्यादा विकसित होगा लोगों को रोज़गार उतना ज़्यादा मिलेगा और लोग रोज़गार होंगे तो उनको उनकी पारिवारिक समस्याएं नहीं होंगी। तो ये एक तरह से रोज़गार का भी अवसर प्रदान करता है लोगों को। पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थल का संचालन करना है, को कार्यरूप देना है, तो उसके लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय युवक है, उनको भी वहाँ का काम मिल जाता है। जैसे सिक्किम साइड ही आप जाएंगे तो उन लोगों का भी बहुत जरिया होता है ये कि लोग वहाँ टूरिस्ट, वहाँ पर्यटन स्थल है और लोग वहाँ जाते हैं वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। और जब वो सुंदरता देखते हैं तो वो खुद अपने आप में अद्भुत महसूस करते हैं और वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है कि यहाँ क्या अच्छा मिलता है, क्या खा सकते हैं। इस तरीके से खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियाँ, मीट, दूध, पोल्ट्री यानी मुर्गी, अंडे तथा मछलियाँ स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं। जो लोग वहाँ लोकल है वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में भी काम करने का अवसर मिल जाता है या मिल सकता है। ये आने वाले पर्यटकों को अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियों और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं कि क्या यहाँ फेमस है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल, वनस्पति जो वहाँ होती है, फल फूल, कौन कौन से जीव जंतु, ऐतिहासिक रूप से पौराणिक स्थल जो पुराने कौन कौन से स्थल हैं, तो इन सभी के बारे में बता सकते हैं वहाँ के लोग। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। तो वहाँ का जो वस्त्र है जो फेमस है वो लोग उनको पर्यटकों को बेच सकते हैं। तो ये एक आर्थिक रूप से भी काफ़ी मददगार है। जो हाथों से बनाए गए परिधान यानी वस्त्र को पर्यटकों के जो घूमने आते हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है। गरीबी को दूर करता है, रोजगार को बढ़ाता है। यहाँ रोजगार नहीं रोजगार होगा, रोजगार को बढ़ाता है और सामाजिक सद्भाव लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका मुख्य विषय यही था। इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है, लोगों को जोड़ने का काम करता है।
हालांकि पर्यटकों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र एक फलता फूलता उद्योग बन गया है, लोगों का कमाई का जरिया बिजनेस बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे, वो हमारे आर्थिक पहलू से भी काफ़ी अच्छा है। इसके स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवहन, होटल, खान पान, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति निहित है। अब आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, परिवहन क्या रूट है, होटल, खान पान, वहाँ के हस्तशिल्प, हाथ से बनाए गए चीज़ों को देखकर या पहाड़ पे जो कलाकारी की गई है उनको भी देखकर आप आकर्षित होंगे। और ये जो क्षेत्र में जो सेवाएं हैं, जो माल की गुणवत्ता है, इन्हीं सभी चीज़ों के कारण इसमें बढ़ोतरी की जाती है। अगर लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं तो किसी भी चीज़ में विकास नहीं होगा। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है और पर्यटकों तथा उनके मेज़बानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। पर्यटन से जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। पर्यटकों और उनके मेज़बान, जो वहाँ मेहमान हैं, जो लोग देखने आए, घूमने आए हैं, जो उनको घुमा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध, एक रिलेशन विकसित होता है, जिससे वो एक दूसरे को समझते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, खान पान के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पर इसे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी देश के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। ये एक विदेशी मुद्रा, बाहर से जो लोग आते हैं उनके मुद्राओं को यानी पैसे को अर्जित करने का एक प्रमुख साधन भी होता है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं निहित है। एक बिजनेस है जिसमें आप और ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला है। रोजगार और विश्व से एक दूसरे को जोड़ने का ये आधार है। पर्यटकों के लिए भारतीय विविधताओं भरा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में हम देख सकते हैं तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो पर्यटन स्थल है वहाँ भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। तो यहाँ के कल्चर को और ज़्यादा बढ़ाकर, इम्पोर्टेंस, प्राथमिकता को और ज़्यादा बढ़ाकर, कंपटीशन से अलग कर इसको एक बिजनेस के रूप में, विकास के रूप में या अपने आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा अच्छा करने के रूप में प्रस्तुत किया है। जम्मू मंडल के सबसे रमणीक यानी सुंदर और खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनी टॉप में आने वाले की भीड़ देख या आभास होता है या प्रतीत होता है कि आखिर कुछ ऐसा तो है इसमें जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित कर पाने की शक्ति यह रखता है। हो भी क्यों ना, सब कुछ तो है इस स्थल में जिसे पाने के लिए पर्यटक
कश्मीर में जाते हैं। उस कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। तो लोग यहाँ आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की सुंदरता देखकर। यहाँ का ही एक स्थान है पटनी टॉप, जो काफ़ी सुंदर है और यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोग नहीं जाते हैं। सीमावर्ती जो बॉर्डर लाइन है, सीमावर्ती स्टेट्स राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां लंबे लंबे चीड़ और देवदार चीड़ वन कहाँ पड़ा था? बाढ़ की संभावनाएं में। और देवदार के पेड़ हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो प्रकृति प्रेमी हो। इसके अतिरिक्त साल भर इसकी खूबसूरती ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति रखता है। तो पटनी टॉप जो कि कहाँ है? बॉर्डर लाइन कहाँ? जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे पर जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप चीड़ और देवदार के पेड़ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षित लगते हैं। और जो भी प्रकृति को प्रेम करते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि इसका पार्ट 1 यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।